हम आज की बड़ी खबरों पर चर्चा कर लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश हो चुका है, उसका विरोध भी हुआ। जय जय श्री राम के नारेबाजी भी लगी। बीजेपी विधायकों ने की नारेबाजी, जय श्री राम गूंजा है विधानसभा में उत्तराखंड की। और ये मुस्लिमों के खिलाफ साजिश है, ये ओवैसी ने बोला है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ड्राफ्ट लाने वाले उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस करने वाला ये उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो चुका है। बताते चले, उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून का ड्राफ्ट पेश किया है। धामी ने कहा है कि इस बिल में सभी धर्मों और सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। यूसीसी पर ड्राफ्ट लाने वाले उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। बिल पेश करने से पहले मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिस वक्त का लंबे समय का इंतजार था वो पल आ गया है। न केवल प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता, पूरे देश की निगाहें उत्तराखंड पर बनी हुई है। एक बहुत बड़ा फैसला जो था वो लिया गया है। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में। जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो बजट पेश किया गया है, इंटरम बजट पेश किया गया है। उसमें 59.36 करोड़ रुपया है जो स्टार्टिंग में जो वोट ऑन अकाउंट होता है वो दिया गया है। और टोटल बजट जो है 1.18 लाख करोड़ रुपया है। आपको बताते चले कि जो पिछले साल के मुकाबले में 228 करोड़ रुपया ज़्यादा है। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का आकार और कम हो गया है। सिर्फ 32% कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है। और अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात बताएं आपको, जो चौंकाने वाले तथ्य हैं, तो उसमें यह है कि आपकी सैलरी कंपोनेंट, यानी बजट का 27% आप सैलरी में बांटेंगे, 12% आप पेंशन देंगे, इंटरेस्ट 9% देंगे, पावर खरीदेंगे 6% और 7 एक्स्ट्रा जो अलग अलग खर्चे होंगे उस पर चर्चा करें। इसके अलावा आपको बताते चले कि जो पहाड़ी ट्राइब्स था उस पर वोटिंग होगी। बिल पहले से ही इंट्रोड्यूस था, अभी थोड़ी देर बाद उसमें वोटिंग होगी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ठाकुर अभिजीत सिंह जसोटिया, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अभिजीत जी, आपका स्वागत है। एडवोकेट सुरेश डोगरा जी हैं कांग्रेस से, जनरल सेक्रेटरी, आपका भी स्वागत है। और वीरेंद्र सोनू, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में करूंगा अभिजीत जसोटिया जी। अभिजीत जी, लास्ट मोमेंट में, यानी ये लास्ट बजट है, लास्ट सेशन है और इस सेशन में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। क्या ये माना जाए कि ये सबसे फैसले जो हैं राजनीति या लोकसभा चुनाव से प्रेरित है? धन्यवाद विनोद जी, बहुत बहुत आपका। अगर आपको याद होगा विनोद जी, जो थोड़े दिन पहले जब आपने बजट के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा था, तो उसमें मैंने अपने उन्हीं लाइनों को आज फिर से दोहराऊंगा कि एक चीज हमें समझना पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और अगर हम आप हमारे पिछले 2 बजट अगर आप उठाकर तो कहीं पर भी आपको कोई भी एक एग्जाम्पल नजर नहीं आएगी यहाँ पर चुनावों के परिप्रेक्ष्य में कोई बजट को उस तरह से पेश किया जाए। हमेशा और हमेशा देश को सर्वप्रथम रखकर देश हित में आने वाले समय में जो 2047 का जो टारगेट लिया गया है विकसित भारत का, उसी को देखकर हर बजट को रखा जाता है। अब इस बजट के अगर संदर्भ में अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो जिस हिसाब से नियर अबाउट 60,000 करोड़ रुपया जो पहले ही आपका इंटरिम बजट में आपके लिए था, उसके ऊपर 60,000 करोड़ और जो मिल रहा है, तो कुल मिला के 1,20,000 करोड़ रुपए की जो आपके राशि आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल रहेगी, ये अपने आप में जम्मू कश्मीर को आगे लेने वाली एक राशि रहेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है विनोद जी, कंपैरिजन हमेशा पिछली सरकारों के साथ और पिछले बजट के साथ रहता है। अगर आपको याद होगा यूपीए 1 यूपीए 2 के कार्यकाल में जो जम्मू कश्मीर को आवंटित किया जाता था, 20 से 25 करोड़ से ऊपर कभी नहीं गया। 4 गुना ज्यादा जो आना शुरू हुआ पिछले 2-4 सालों से, यहाँ से समझ सकता है, हम सब समझ सकते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो लोगों से वादा किया गया था नए जम्मू कश्मीर का, उसको धरातल पे उतारने के लिए 4 गुना जब उसको बढ़ाया गया, यहां से पता लगता था कि केंद्र सरकार कितनी सीरियस है जम्मू कश्मीर को लेकर। और सबसे बड़ी बात, जो 25,000 के करोड़ के करीब या उससे भी कम का जो बजट रखा जाता था, उस समय जो एनसी और कांग्रेस की सरकार की, तो हम सबको भूलना नहीं चाहिए, खुद स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहा करते थे कि मैं ऊपर से 10 रुपए भेजता हूं, नीचे 1 रुपया भेजता। जाते थे वो तो खैर कांग्रेस वालों ने कभी हिसाब किताब नहीं दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी अगर 20-25 हजार करोड़ रुपए जो मिलता था आपको, उसमें से कितना ही धरातल पर लगा है वो आप समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कभी डेवलप नहीं हुआ। वो जो पुराना टाइम अभी तक आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में भी अगर आप देख लीजिए, जो पुराने टाइम के महाराजा साहब के टाइम के किए हुए काम थे, उन्हीं को आगे लेने की बात होती रही।
बीच में जो कुछ स्ट्रक्चर बने या कुछ बने उनको अगर हम छोड़ दें तो यहाँ का अगर एयरपोर्ट की बात करें जम्मू कश्मीर की, 100 साल बाद, पूरे 100 साल बाद अगर आप देखें तो पिछले ही साल यहाँ पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज और इसकी जो बढ़ोतरी की गई है, ये सब चीजें हुई हैं। इसके अलावा जो सब चीजें की गई वो जम्मू कश्मीर के लोगों को आज लगता है कि सही में हिंदुस्तान जो है उसके हमें जो हमारे को दूर रखा गया, हिंदुस्तान से, हमारे देश से दूर रखा गया, उसका हमें बहुत खमियाजा भुगता है। और 50-60 साल तक हमारे को हमेशा एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिलता रहा और जो पैसे हमें मिलते भी थे उसमें 10:1 की रेशो कहाँ कटती रही, वो अभी आज कांग्रेस वाले एनसी वाले इसका जवाब देंगे। सुरेश डोगरा जी के पास आने से पहले मैं बता दूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा की है और मैं चाहूँगा उनकी स्टेटमेंट को प्ले भी किया जाए। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें लेगी और जो एनडीए है, जो उनका गठबंधन है, वो करीब करीब 400 से पार होगा, यानी 400 से पार होगा, ये उन्होंने वादा किया है। बड़ी बात यह है कि साथ साथ ये भी बताते चले कि कभी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है। एमसीसी लागू होने से पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, क्या वो सच हो पाएगा, किस तरीके से ये कहा गया है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप सोचिए कि लास्ट क्षण है, लास्ट सत्र है, लास्ट सत्र के लास्ट क्षण में अगर प्रधानमंत्री ऐसा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 370, उन्होंने 5 अगस्त 2019 के साथ इसको जोड़ा है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को 370 में बड़ा बदलाव हुआ था, संशोधन, संवैधानिक बदलाव हुआ था, 370 में संशोधन किया गया था और 35 को रिपील किया गया था। तो उसी संदर्भ में उन्होंने 370 को लोकसभा के चुनावी नतीजों के साथ जोड़ते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 370 सीटें हासिल करेगी। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए 400 पार करेगी। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। मैं अपने दर्शकों को पहले बताऊंगा एक्चुअल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। देश का मिजाज न सिर्फ अपने घर लौटे, बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध
और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहते हैं। सुरेश डोगरा जी कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा 370 400 से पार, क्योंकि एक तरफ राहुल बाबा न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसके रिस्पांस को देकर के कांग्रेस के बड़े नेता हतोत्साहित हैं। और खड़गे जी ने तो कह दिया है कि ये 2024 एक साल है, बचना है तो बचा लो, लोकतंत्र खतरे में है, दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए तो फिर चुनाव भी नहीं होंगे, रशिया की तरह सरकार चलेगी। क्या कहेंगे? विनोद जी, यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। ये जो मैं देश का स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, आज पार्लियामेंट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री साहब अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। ये पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो पार्लियामेंट में अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं और खुल के दावा करते हैं कि हमारी इतनी सीटें आएंगी, हमारी एनडीए की इतनी आएंगी। बिना पॉलिसी प्रोग्राम के वहाँ खड़े हो जाते हैं और सिर्फ प्रचार के अलावा कुछ नहीं करते। जम्मू कश्मीर की हम लोग अगर बात करें, बजट जो जम्मू कश्मीर के लिए आया और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बढ़ चढ़ के बजट आया है। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, क्या बजट है मुझे बताइए। कैजुअल लेबर्स आज भी वहीं पे सड़कों पे जुलूस प्रदर्शन कर रहे हैं, डेली वेजेस आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके आज आप जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर के युवा पहले नंबर पे आ रहे हैं कि बेरोजगारी के पहले नंबर पे आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के युवा। और इसको आप बजट नहीं, इसको तबाही कहेंगे, इसको हम लोग बजट नहीं मानेंगे। और देश की जीडीपी इतनी हाइक पे चली गई है कि आने का वापस नाम नहीं ले रही। और विनोद जी, देश की बजट वो होता है कि जब एक आम आदमी के मुंह में निवाला जाए और उसकी पॉकेट भी लो करे कि हम लोग कुछ सेविंग भी कर ले। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज देश का ऐसा बजट है कि पहले जब हमारी सुरेश जी, एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। आप कह रहे हैं कि बिना पॉलिसी प्रोग्राम के वो खड़े हो जाते हैं, पिछले 10 सालों से निरंतर खड़े हो रहे, कोई पॉलिसी तो होगी। जिन्होंने जब 2 सांसद थे तब बोला था राम मंदिर का निर्माण होगा, 370 हटेगा, आगे हटा के रख दिया उन्होंने। और आप कहां से और 2 फिगर में आ गए हैं। नहीं विनोद जी, जो उनका अपना एजेंडा था जी, वो हिंदुस्तान को कहाँ बेनिफिट दे रहा है ये कहीं नजर नहीं आ रहा। आज भी हिंदुस्तान का युवा बेरोजगारी की कगार पे पहले नंबर पे आ रहा है। मैंने पहले ही अर्ज किया है कि जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा था उसकी बात करें, युवा के रोजगार की बात करें, देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, देश में कौमी सौहार्द बनाए, देश की कम्युनल हार्मोनी को इकट्ठा करके रखें। ऐसा कुछ नहीं है देश में हो रहा है। आज हंगर रेट जो है हिंदुस्तान का 111वें नंबर पे हंगर रेट जा रहा है। भूखमरी में हिंदुस्तान 7 लाख लोग साल के गवा रहा है। मुझे इंटरप्ट करना पड़ता है कि आप कौमी सौहार्द की बात करते हैं जी। 83 के दंगों में आपकी भूमिका, मुझे लगता है कि वो कौमी सौहार्द का एक नतीजा था। जिस तरीके से आपने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में जाने से इनकार कर दी, ये आपके कौमी विनोद जी, ये जो हिंदुस्तान का जो सनातन, आप पहले ही योगी जी ने एक बार कहा था कि हिंदुस्तान का सनातन जो है, जो 4 हमारे मठ के शंकराचार्य हैं, वो हेड मास्टर है हिंदुस्तान के सनातन के। वो हेड मास्टर, जब हेड मास्टर कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा एग्जैक्ट डेट पे नहीं हो रही ही, पूजनीय डेट पे नहीं हो रही ही, जो हमें सनातन धर्म में जो पंचांग है उसके मुताबिक नहीं हो रही, तो फिर हम लोग अगर 4 शंकराचार्य नहीं जा रहे, तो अगर हम लोग नहीं जा रहे तो इसमें बड़ी बुराई नहीं होगी। आप ना कौमी सौहार्द की बात ना करें ना। कौमी सौहार्द तभी होता है, कौमी सौहार्द तभी होता है कि हर फैसला राजनीतिक ना हो, हर फैसला राजनीतिक ना हो। शंकराचार्य को अगर आप प्रधानाचार्य देश के मानते हो, सनातन धर्म के प्रधानाचार्य मानते हो, तो उनकी बात भी माननी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उनकी बात भी माननी चाहिए। और उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने खुद कहा है राम मंदिर जो है, जो राम मंदिर है, राम मंदिर जी आपने सुना होगा। जनाब मुझे बात पूरी करने दें कि राम मंदिर जो है वो आरएसएस और बीजेपी का एक इवेंट घोषित कर दिया शंकराचार्यों ने, हमने नहीं किया।
ये देश के शंकराचार्यों ने किया। जी। तो ये इवेंट में अगर शंकराचार्य इवेंट कर रहे हैं तो उस इवेंट में हम लोग नहीं गए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए, शंकराचार्य नहीं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी। वीरेंद्र सोनी जी, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री, और बॉडी लैंग्वेज भी आपने देखी होगी, और आप तो कह रहे थे कि इंडी अलायंस कामयाब होगी, और आपने आपको ये भी लिस्ट बता दो कि 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट भी तय कर दिया। और कैसे आप कहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को आपने परास्त करना है? देखिए ऐसे है विनोद जी की जी। हम आए तो बजट पे चर्चा करने थे, देखिए, लेकिन अभी बैठ नहीं, सुनिए चलिए, अभी बातें जब इधर आप- उधर- हाँ सब देश के सभी मुद्दों पर होगी, स्वाभाविक से बात हाँ करते हैं। लेकिन अभी मैंने माननीय प्रधानमंत्री साहब की जो सुना है, जो क्लिप वो बोल रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, भाई वाकया में वो देख के तो मैं इधर बैठे बैठे 2 चीजें मेरे दिमाग में आ गई। जी। सबसे पहले तो ये थी, मुझे ये लग रहा था कि वो देश का पार्लियामेंट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की स्टेज है। अब मुझे बताइए विनोद जी, वोट नहीं, सीमित हो गया। नहीं सीमित की बात सीमित नहीं हो गया। है, मैं आज की बात कर रहा हूँ। विपक्ष चलिए, क्या करेगा, नहीं उठा के बाहर कर देंगे बेचारे, और क्या करेगा वहां तो स्पीकर साहब भी पहले ऐसे किया फैसले था करते हैं। 150 लोगों को। हाँ आप ऐसे कर दे, दोबारा कर देंगे। आप पार्लियामेंट में जो सरकार की पॉलिसी है उसके ऊपर डिस्कशन है। जी। मुझे तो बड़ी उम्मीद थी कि शायद 2024 का बजट है, और आपने कहा जी पहले प्रधानमंत्री जी को सुन लीजिए, मैंने सोचा शायद कोई बड़ी घोषणा करेंगे जी। पर आज भी उन्होंने बात क्या की है कि बीजेपी 370 सीटें लेगी, जी। वहां सियासत, जी। एनडीए 405 सीटें लेगा, जी। वहां सियासत। और आज भी बात किसकी की गई है, सिर्फ मंदिर मस्जिद की। भाई आप मुझे बताइए, आज आप बात क्यों नहीं करते हो बेरोजगारी की? आप बात करते आज महंगाई की, आज नौजवानों के लिए कोई तोहफा देते। हम भी अप्रिशिएट करते, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं देश के नौजवानों के प्रति सोच रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया। सुनिए पहले सुनिए, ये 2 ही मुद्दे रह गए। एक मिनट रोकूंगा। ये मैंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो प्रचार था 2014 के विधानसभा चुनावों में, उसमें मैंने देखा था कि आपने कहा था इतनी नौकरियां देंगे। उसमें भी आपने कहा था, ड्यूल करेंसी का जिक्र किया था आपने, सेल्फ रूल का जिक्र किया था, पड़ोसी मुल्क की बात करने की बात की थी आपने पाकिस्तान से। आप कब उन मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं जो आज आप भारतीय जनता पार्टी को सलाह देंगे? देखिए ऐसे है जी। 2014 में चुनाव के बाद बीजेपी हमारे पार्टनर बनी, हम दोनों इकट्ठे सरकार में गए। जी। अगर आपकी बात में 1 मिनट के लिए मानता हूं कि हमसे कमी रह गई 1 मिनट के लिए, तो उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेवार है, क्योंकि सरकार तो दोनों की थी। अब आप 2014 की आपने बात की कि पड़ोसी मुल्क से बातचीत करेंगे, हमारा जो एजेंडा था, ये आज जब से हमने पार्टी बनाई तब से हमारा एजेंडा था। आज भी तो बीजेपी वहां डीजीएमओ लेवल पे बातचीत कर रही है जी। आज भी जो सीज फायर चल रहा है वो डीजीएमओ लेवल की बातचीत के ऊपर ही चल रहा है ना। तो डीजीएमओ अपनी तरफ से तो नहीं कर रहा, वो सरकार की नीति से कर रहे हैं। और आपने बात की कि हमने सर्फ रूल की बात की, वो एक एजेंडा था। जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पे काम करने, अपने लोगों पर गए, हम अपने एजेंडा लेके गए। कश्मीर के लोगों ने पीडीपी के हक में फैसला दिया, जम्मू के लोगों ने बीजेपी के हक में फैसला दिया, तो काम एजेंडा ऑफ अलायंस में वो सरकार बनी जी। लेकिन मैं आज की बात अगर ये करूं, आज 2024 में हम बैठे हैं विनोद जी। आज आप मुझे बताइए देश का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? जी। देश का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं है। आज मुझे बताइए, जैसे इन्होंने कहा कि बजट की बात अगर मैं करूं, आप बताइए कि बजट में कहीं जम्मू कश्मीर के नौजवान की बात हुई? महंगाई किसको मानते हैं आप? मैं कहता हूं कि जब 2014 में यूपीए 2 गया और मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, देश के बीजेपी को अक्सरियत मिली, लोग यूपीए 2 से तंग थे ना, महंगाई से तंग थे, क्योंकि सिलेंडर 450 रुपए हो गया था। बेरोजगारी से तंग थे और करप्शन से तंग थे। आज सिलेंडर 1100 रुपया बिक रहा है, लेकिन सिलेंडर की बात कोई नहीं करता। आज करप्शन जोरों पर है, करप्शन की बात कोई नहीं करता। आज बेरोजगार युवा सड़कों पर धरनों पर है, उसकी बात कोई नहीं करता। अभी बात क्या करते हैं पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब? वो आपके सामने है। भाई आप मुझे बताइए, अब हम उम्मीद करें तो करें किससे, बात करें तो करें किससे? आज देश का नौजवान ये समझ रहा है। मैं कहता हूं सोनू जी, तमाम खामियों के बावजूद भी क्या आवाम के पास कोई विकल्प नहीं है? हर चुनावों में भारतीय जनता पार्टी निरंतर जीत रही है। कुछ तो कारण रहे होंगे ना। मैं बताता हूं जनाब। अभी आप देखिए, ईवीएम को छोड़ के बात, लोगों की मन में यह बात आ गई है कि भाई असेंबली में हम वोट देते हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाते हैं, कमलनाथ जी बनते हैं, एजेंसी से इस्तेमाल करके कमलनाथ की सरकार तोड़ी जाती है और बीजेपी अपनी सरकार बना लेती है। यही हाल आपने महाराष्ट्र में किया। भाई देश के लोगों ने सोचा भी बात सुनो,
अब इन्होंने तो चोरी चारी करके तो बनी सरकार तोड़ देनी है। जी। जब पार्लियामेंट का चुनाव आएगा इनका फैसला करेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, जी, आज तक कभी ऐसा हुआ है जो भी पार्टी जाती है वो कहती है हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब तो 500 पार भी कर सकते हैं, कहना है ना, मतलब पहले कोई गलत बात कह दें भाई, फैसला देश के लोगों ने करना है ना। आप देश के लोगों को फैसला तो कर लेने दो। आप क्यों ये बात बनाना चाहते हो, क्यों ये धारणा बनाना चाहते हो भी अपोजिशन रही नहीं भी, आप अपनी संभालो। हम तो कह रहे हैं अपनी पार्टी संभालो, अपोजिशन को काम करो। लेकिन एक बात विनोद जी इसमें बड़ी क्लियर है कि देश के मुद्दों का ध्यान जो है भटकाया जा रहा है, जो असल मुद्दे हैं उस पर बात नहीं की जा रही। मुझे बताइए कोई बीजेपी के किसी कार्यक्रम में बेरोजगारी पे बात होती है, महंगाई पे बात नहीं ना होती है, बात सिर्फ दो है। अच्छा मान लीजिए 370 टूट गया, एक मिनट लेके कहता हूं, 370 टूट गया, उसका फायदा या नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों को ना, देश के नौजवान को उससे रोजगार मिलेगा, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। उस पर बात कीजिए ना, उस पर बात कीजिए, उस पर डिबेट कीजिए। भाई साहब अभिजीत से जान लेते हैं। अभिजीत जी, वाकई में एक सवाल तो जरूर उठता है आप पर, कौमी सौहार्द का। आप जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं 80-20 की बात करते हैं, मंदिर का व्याख्यान इतना ज्यादा करते हैं, मंदिर मस्जिद गीता कुरान ये सब यही मुद्दे हैं, आप पॉलराइजेशन करके जीत लेते हैं। और विनोद जी मैं ये चाहूंगा, जिस तरह से मैं इत्मीनान से सबको सुन रहा था, थोड़ा सा क्योंकि दो इंसानों को इकट्ठे जवाब देना, तो ये भी जरा इत्मीनान से सुनिए, उनके जो भी इनके क्वेश्चन रहेंगे थोड़े देर के लिए अपने पास रखिए, उसके बाद एक एक का जवाब दें। शुरुआत करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता से। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस तरह की बातें की, मुझे बड़े ही एक अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे लगता है कि शायद राहुल गांधी की आइडियोलॉजी पूरी पार्टी में चल रही है। अगर बिना तैयारी के आप किसी भी चीज़ के ऊपर बात करोगे तो फिर वो ऐसा ही होगा। और एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें और कम से कम नेशनल चैनल्स के ऊपर नहीं करनी चाहिए। आपने जीडीपी की बात की, जीडीपी का फिर आपको आंकड़ा नहीं पता होगा। जीडीपी के अंदर 32% की ग्रोथ है जनाब, 32% की ग्रोथ। 70,384 के करीब के आपने छोड़ी थी और आज नियर अबाउट 1 लाख करोड़ के 70,304 के ऊपर आपने छोड़ी थी और आज नियर अबाउट 1 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है, कुछ के ऊपर आ चुकी है, यानी कि 32% की ग्रोथ आपके काल से यहां पर आ गई। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात आती है 2 लाख, आप क्या बोलते हो तो 2 करोड़ नौकरियां, जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन लाख है तो 2 लाख नौकरी कहां से आएगी? पूरे हिंदुस्तान में से ज्यादा नौकरी चलेगी। अब आपको नहीं पता होगा ना आंकड़ों का, तो उसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी थोड़े दिन पहले नियर अबाउट जम्मू में ही 90,000 के करीब नौकरियां दी गई और सब पारदर्शिता से साफ सुथरी नौकरियां दी गई। और पिछले 3-4 सालों का आंकड़ा उठाकर देखिए, आंकड़ा कांग्रेस की तरह झूठ नहीं बोलता, आंकड़े सच बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा नौकरियां आई हैं जो पिछले 3-4 सालों के अंदर आई हैं। अब दूसरी बात है, इस नौकरियों में आपको दिक्कत क्या है? नौकरियों में आपको यह दिक्कत है कि कोई भाई भतीजावाद नहीं चला, कोई बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं हुई। आपकी और आपकी सहयोगी पार्टियों ने 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंटें की हुई हैं और आपके कार्यकाल में, जिसके अंदर आपके साथ एनसी और कुछ हद तक ये भी शामिल रहे जो बैठे हैं पीडीपी वाले, विल्स और गोल्ड फ्लैग की डिब्बियों के ऊपर लोगों के ऑर्डर बनते थे, वो अभी भी उनके अपॉइंटमेंट के साथ वो विल्स और गोल्ड फ्लैग की डब्बियां लगी हुई हैं। ये आपने जो बात की और करप्शन की बात, क्योंकि ये पीडीपी वाले कर रहे थे, मुझे बताएं ऐसा कौन सा आपके पास जादू की छड़ी थी कि आपके मामा भांजा जी जो भी थे पीडीपी के, उनका बेटा केएस ऑफिसर बना गया, बिना किसी पेपर दिए वो बन गया। उसके बाद आपकी सहयोगी इंडिया अलायंस की एनसी पार्टी ने जब हाय तोबा मचाई तो आपको उनको केएस से वापस लाना पड़ा। जब हम आपसे 2.5 लाख बैकडोर अपॉइंटमेंट की बात पूछते हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं होता। अब आते हैं बात, इन्होंने एक और बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने की, डेली वेजर का। इनको अचानक से एक नया प्यार जाग गया डेली वेजर के लिए, अचानक से इनको उनके लिए एक बड़ी तरस आना शुरू हो गया उन पर। 96-97 में आप और आपके सहयोगी यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने इन सब बेचारे शरीफ लोगों को जिस तरह से भी गुमराह कर आपने चंगुल में फंसाया, अपने जाल में फंसाया। 800 रुपये और 1100 रुपये और 1200 रुपये के ऊपर इन्होंने 20-20 साल 25-25 साल लोगों की नौकरियां की हैं। 50 रुपये नहीं होते थे डेली वेजर की जेब में अपने बच्चे के लिए दवाई लाने के लिए। आपने क्या किया इतने साल? केवल षड्यंत्र किए। आज आपको इनको आना शुरू हो गया। आज आप बात करेंगे जो 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट के आपने भी अपने हाथ काले किए हुए, आप उसकी बात करोगे। आज जो भी नौकरी मिल रही है, हकदार को हक मिल रहा है। कोई पीडीपी का रिश्तेदार या कांग्रेस का या एनसी का रिश्तेदार नहीं है, जिसका हकदार को हक है, भले वो फिर पीडीपी पार्टी से ताल्लुक रखता हो या एनसी से, उसको दी जाती है। और जो भी आपने आज तक बात की, इसमें आंकड़े आपको टोटली झूठ बोलते हैं। एक झूठ और बताता हूं, नेशनल लेवल पे झूठ बताता हूं। देखिए देश कैसे तरक्की कर रहा है और ये प्रधानमंत्री ऐसे ही खड़े होकर बातें नहीं करता है। ये वो प्रधानमंत्री है जिसको दूसरे देश के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री आके उनके पैर में अपना सम्मान पेश करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कर दिखाया है 9 साल में। आज देश देखिए कहां पहुंचा है। 10वीं ग्लोबल इकोनॉमी थी आपके टाइम पे 2000, अगर बात करो उससे 1 साल पीछे चले जाइए, 2013 में 11वीं ग्लोबल इकोनॉमी थी और उस समय पूरी दुनिया जो है वो 3.2% के रेट से ग्रो कर रही थी और आप डिग्रो कर रहे थे।
आप सोचिए आज और आने वाले टाइम में आपको बताता हूं 2028 में आंकड़े उठा के देख लीजिएगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी और उस समय पूरी दुनिया की मार्केट 2.8 और 2.7% से डीग्रो कर रही होगी। ये होता है जब आप सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास से काम करते हैं। केवल और केवल एक परिवार को सीमित नहीं है ये देश, केवल और केवल एक परिवार की पॉलिसी को सीमित नहीं है देश, ये देश सबका है। तभी अंत्योदय की बात करते हुए जो कतार में सबसे आखिर में खड़ा है उसके पास पहले पहुंचे, भले फिर वो गांधी परिवार से हो या मुफ्ती परिवार से हो, भले वो अब्दुल्ला परिवार से हो। बाखूबी से आपने विषय को डाइवर्ट कर दिया। जो मैंने बात आपसे पूछी थी वो आपने बिल्कुल नहीं बताया। कौमी सौहार्द की बात कर रहा था मैं, वो आपने बताया ही नहीं। 80-20 की बात आपने बताई नहीं, मंदिर मस्जिद की बात आपने बताई नहीं। देखिए विनोद जी, मैं एक बात बताता हूं कि मैंने पिछले 10-12 साल जो मुझे डिबेट करता हूं, पहली बार जब भी ये बात आती है, मैंने फर्स्ट टाइम किसी एक नेशनल चैनल पे मैं डिबेट बीच में छोड़ दी थी। मेरा ये मानना है कि जो आपका मजहब है ये सब कुछ आपकी पर्सनल चीज़ है, लेकिन अब इन्होंने इस बात के अंदर आ ही गए हैं। मुझे बताइए किस तरह से कौमी स्वार्थ है जनाब। 2000 रुपया भी सेंटर से आता है ना, वो सारा बानो के खाते में भी जाता है और गीता देवी के भी खाते में जाता है, और 10 में से 1 रुपया नहीं पहुंचता, वो 2000 के 2000 पहुंचता। तो कौमी स्वार्थ क्या ये आइए उसके बाद बोर्ड रखा है केवल हिंदुओं के बच्चों के लिए और मुसलमानों के बच्चों के लिए नहीं है? क्या वंदे भारत के ऊपर बोर्ड लगा है कि केवल उसमें मुस्लिम बैठेंगे और हिंदू नहीं बैठेंगे? क्या ये जो 8 टल्ले बनी है जिसके अंदर आप 2.5 घंटे के अंदर जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर पहुंचे, उसमें सिर्फ हिंदुओं की गाड़ी निकलती है, मुसलमानों की गाड़ी निकलती है? कौन से कामी स्वार्थ की बात करते हैं? देश अगर आज तरक्की कर रहा है तो हिंदू भी तरक्की कर रहा है, मुसलमान भी तरक्की कर रहा है, लेकिन आपने इस देश का विभाजन किया। तो कौन सी पार्टी बात करती है कौमी स्वार्थ की? विरोधी 1 मिनट लूंगा मैं इसके ऊपर। जिसने इस देश का बंटवारा किया 2 एंगल के ऊपर, हिंदू अलग और मुसलमान, वो आज हमें सिखाएंगे कौमी का? कम से कम इनसे पढ़ा ना हम सीखने वाले। हमें पता है सबका साथ सबका विश्वास मतलब है हिंदू का विकास, मुस्लिम का भी विश्वास, सिख का भी विश्वास और ईसाई का भी इसमें विकास और विश्वास दोनों। दर्शकों आप बने रहिए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।